तो इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट एटॉमिक मॉडल। तो हम एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला मॉडल पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल। ये कब की बात है? 1898 की बात है, यानी 19वीं शताब्दी। अब तो 21वीं शताब्दी चल रहा है हमारा, तो लगभग ये 1898 की बात है। सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का बारे में लोग जान गए तो जे थॉमसन ने आइडिया बताया कि एटम ऐसा होगा, आइडिया लगाया। तो सबसे पहले जो बताया उसने ये बताया कि जे थॉमसन ने ये बताया कि जो एटम होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। और आज के टाइम में हम देखे थे, करेक्ट भी बताया था कि आज के टाइम में हम देखते हैं तो एटम को हम स्फेरिकल ही बोलते हैं, जिसका रेडियस उन्होंने 10⁻⁻10 मीटर निकाल के बताया। आज के टाइम में हम बोर के अकॉर्डिंग रेडियस भी कैलकुलेट करेंगे। उसने ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस मॉडल को हम एक और नाम देते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। उसके अंदर ये बोला कि जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, सीड्स को उसने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करवाया और बाकी जो पार्ट है उसको प्रोटॉन से कंपेयर करवाया। तो उसने बोला कि जो स्फेयर है उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट पॉइंट उसने ये बोला इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट मोर और लेस यूनिफॉर्मली टू गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर निगेटिव भी क्या है? एम्बेडेड है, जैसे सीड्स की तरह, वाटरमेलन की सीड्स की तरह ये निगेटिव भी क्या है? एम्बेडेड है। और वहां पर एम्बेडेड होने का मतलब एक वर्ड यहां आया, स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। इसका मतलब होता है, अब अगर हम थोड़ा सा ये जाने कि यहाँ निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो निगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा। तो यहां हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर किसी सिस्टम में अंदर अट्रैक्शन से ज्यादा रिपल्सन है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन यहां पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है? अट्रैक्शन है। प्लस और माइनस में अपोजिट में अट्रैक्शन है, तो हम यहां बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी जब चार्ज के बारे में बात करने लगते हैं तो उसको इलेक्ट्रोस्टैट का नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसने ये भी बोला कि अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्सन से, इसलिए एटम एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट है। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल के नाम से हम जानते हैं। और एटॉमिक जो थॉमसन मॉडल है उसमें एक विशेष बात और इसने बताया कि एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो हम आगे अभी लिखने वाले हैं। एटम साइज कैन डिक्रीज, एटम साइज डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज, इसलिए इसने सब कुछ परफेक्टली नहीं बोला है। वो तो जब हम रेडियस निकालते हैं तो किसी का रेडियस ज्यादा आता है, किसी का रेडियस कम आता है, टॉप टू बॉटम रेडियस ज्यादा आता है। तो उसने एटम एक नॉर्मली बात किया ऐसे, तो ये नहीं कि हर चीज ने सही बोला है। अब इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज है ऐसा थोड़ा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो गलत बोला है। क्या क्या सही हुआ? सही उसने ये बोला कि एटम स्फेरिकल होता है और एटम न्यूट्रल होता है, दो ही बात इसने सही बोला है, बाकी सब गलत है। तो प्लम पुडिंग मॉडल, लेकिन ये पहला बार इसने क्या किया? एक मॉडल देने की कोशिश किया, इसीलिए नाम हमें पढ़ने को मिलते हैं। अदरवाइज ये मॉडल पूरी तरह से गलत बताया, सारे चीजें गलत नहीं बताया बट लिमिटेशन में, सब कुछ सही सही भी नहीं बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, दिस मॉडल was able to explain neutrality, electrical neutrality of atom, electrical neutrality of an atom।
electrical neutrality of an atom, but fail to explain but fail to explain the result of later experiment, the result of later experiment such as Rutherford alpha particles scattering experiment, ये जे थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, ये नोबेल प्राइज साइंटिस्ट है। तो उसने एक चीज और बताया कि दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन, उसने ये बताने में बिल्कुल सही बताया कि एटम न्यूट्रल होते हैं। तो मुझे बताओ व्हाई एटम आर न्यूट्रल। उस समय जो ये एटम लिया था, कोई पर्टिकुलर नहीं, कॉमन सा एटम के बारे में बताया। एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना था उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर जितना प्रोटॉन था उतना ही क्या था? इलेक्ट्रॉन था, इसलिए न्यूट्रल होता है। लेकिन ये आगे जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाला है रदरफोर्ड, उस एक्सपेरिमेंट में, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में सब बातें देखने को नहीं मिला। कौन सा बात? ये नहीं कि एटम के अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या ऐसा है या ऐसा, वो बातें देखने को नहीं मिला। इसीलिए जो आगे चल के रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ये मॉडल क्या हो गया? लिमिटेशन में चला गया। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हेडिंग डालो, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मॉडल। रदरफोर्ड, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब मुझे सबसे पहले बताओ अल्फा पार्टिकल्स किसको बोला जाता है? साहिल मींस न्यूट्रल। हाँ न्यूट्रल सही है, न्यूट्रल तो था ही। अब मुझे बताओ रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग किया, तो मुझे ये बताओ कि अल्फा पार्टिकल्स किसको बोला जाता है? क्योंकि इससे पहले क्लास में हमने टीच किया था, अल्फा पार्टिकल्स किसको बोला जाता है? Which one is called alpha particles? तो अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली में हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा ऐसे सिंबॉलिक में। इसको हम हीलियम के नाम से जानते हैं। ये एक रेडिएशन टाइप का है, अल्फा रेडिएशन लाइट के टाइप का है। मान लो अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा रेडिएशन इमिट करता है तो इसका 2 यूनिट चार्ज होता है, 2 यूनिट चार्ज होगा, ठीक है, और इसका 4 यूनिट मास होता है, 4 यूनिट मास होता है। यानी जो ये अल्फा पार्टिकल्स है या अल्फा रे है,
ठीक है, उसके अंदर 2 यूनिट चार्ज होगा और 4 यूनिट मास होगा। हम इसको रिप्रेजेंट हीलियम से भी करते हैं, क्योंकि हीलियम का भी 2 यूनिट चार्ज होता है, ठीक है, +2 प्रोटॉन होगा और मास +4 होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स को हम हीलियम के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया? अब यहां पर हम जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था, तो मैं एक्सपेरिमेंट को पहले ड्रॉ कर दे रहा हूं। उसने एक मेटल का गोल्ड फॉइल लिया है, ठीक है, उसने एक गोल्ड फॉइल, जैसे एल्युमिनियम का फॉइल होता है वैसे उसने गोल्ड का फॉइल लिया है, बिल्कुल एकदम बारीक एक फॉइल लिया है। और उसके बाद उसने अल्फा पार्टिकल्स को यहां से इसके पर बम्बार्डमेंट कराना स्टार्ट किया, यानी इधर से अल्फा रे को इसके ऊपर कोलाइड कराना स्टार्ट किया, कोलिजन करना स्टार्ट किया, कोलिजन करना स्टार्ट हुआ। तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या है, इसके बाद हम लिखेंगे। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल में अल्फा रे को इधर से अल्फा रे को इसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराया। बम्बार्डमेंट कराने के बाद उसने 2-3 चीजें ऑब्जर्व किया। गोल्ड फॉइल को उसने क्यों चुना? ऐसा नहीं कि गोल्ड फॉइल को ही चुनेंगे, कोई भी मेटल अगर हो जिसके अंदर, अब गोल्ड के अंदर फॉइल थोड़ा क्लियर बनता होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम गोल्ड की फॉइल चुनेंगे, हम किसी का भी फॉइल ले सकते थे, लेकिन उसने जो एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड पे ही किया है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि हम किसी के फॉइल लेंगे तो करें होगा, ठीक है। उसने एक कंक्लूजन निकाला, एटम मेटल कोई सा भी ले सकता था। तो अल्फा पार्टिकल्स को उस मेटल के ऊपर बम्बार्डमेंट कराने के बाद उसने 2-3 चीजें ऑब्जर्व किया। पहला ऑब्जर्वेशन ये देखा कि बहुत सारा जो रे है वो इसके बिना कुछ रिफ्लेक्ट हुए डायरेक्ट पास आउट हो जा रहा है, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना रिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्ट हुए, वो इस फॉइल से पास हो जा रहा है। दूसरा उसने ऑब्जर्वेशन ये देखा कि कुछ जो रे है वो एंगल बना के जैसे जा रहा था, उससे एंगल बना के वो पास हो रहा था, कुछ, बहुत नहीं, कुछ। और बहुत कम ऐसे रे थे जो 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, यानी जिस पास से वो आ रहा था उसी पास से रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, इधर बाहर पास नहीं हो पा रहा था। यानी पहला उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि बहुत सारे ऐसे रेस थे जो बिना डिस्टर्ब हुए, बिना रिफ्लेक्ट हुए उस फॉइल को क्रॉस कर जा रहा था। दूसरा उसने ये देखा कुछ ऐसे भी रेज उसको देखने को मिले जो थीटा डिग्री एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ ऐसे मिले। और तीसरा उसने ऑब्जर्व ये किया कि यहां कुछ ऐसे रे मिले जो 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी जिस पाथ से जा रहे थे उसी पाथ से रिटर्न भी हो जा रहे थे। बराबर है क्या? जिस पाथ से वो जा रहा था उसी पाथ से 180 डिग्री पे क्या हो जा रहा था? रिफ्लेक्ट हो जा रहा था। रदरफोर्ड को मिला था कि नहीं मिला था ये मैं भी बताता हूं। अब मुझे 3 ऑब्जर्वेशन दिखा, तो 3 ऑब्जर्वेशन दिखा तो 3 कंक्लूजन भी दिखेगा। 3 ऑब्जर्वेशन दिखा तो 3 कंक्लूजन भी दिखेगा ना। अब जब बहुत सारा रे पास आउट हो जा रहा था तो क्या ऑब्जर्व किया होगा? जैसे मैं यहां से कोई चीज थ्रो किया, इस रूम से उस रूम में मैंने थ्रो किया और कोई उसको रोकने वाला नहीं है, तो वो अगर मैं इस मार्कर को फेंकूं और बीच में कोई रोकने वाला नहीं है तो ये मार्कर क्रॉस होते हुए दूसरे रूम में चला जाएगा ना। इसका मतलब उसका ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन ये निकला कि उसको
डिफ्लेक्ट करने वाला कोई नहीं है, उसको अफेक्ट डालने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब एटम का बहुत सारा पार्ट, ठीक है, एटम का बहुत सारा पार्ट क्या है, जो एटम है उस एटम का बहुत सारा पार्ट क्या है, एम्प्टी है। बहुत सारा पार्ट क्या है, एम्प्टी है। उस एटम का बहुत सारा पार्ट क्या है, एम्प्टी है, खाली है, वैकेंट है, क्योंकि वो बिना डिस्टर्ब हुए वो क्रॉस हो जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम आर एम्प्टी। और ये बात जे थॉमसन का बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो बोल रहा था कि पूरा वाटरमेलन के जैसा है, ये बोला कि मोस्टली पार्ट जो है वैकेंट है। एक्चुअली गोल्ड जो होता है, गोल्ड एटम से मिलकर बना हुआ है। गोल्ड जो है ना, एयू के अंदर एटम है, फिर एयू के अंदर एटम है, एयू के अंदर एटम है। ये गोल्ड का कंस्ट्रक्शन ऐसे होगा, ये एयू एटम, ये एटम एटम मिलके, एटम और एटम में कौन सा फोर्स होगा, मेटालिक बॉन्ड होता है। जैसे आयरन है तो आयरन में कौन सा फोर्स होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा ना। अब गोल्ड में मेटल है तो मेटालिक बॉन्ड होगा इसके अंदर। तो ये एटम ऐसे मिलके बना होगा, ये ऐसे मेटालिक बॉन्ड होगा। इनके अंदर एक एटम दूसरे एटम के बिल्कुल पास पास होंगे, ठीक है। तो इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब इसीलिए फॉइल ऐसे ले लिया, इसीलिए हमने एक उसमें से बनाया है। तो इसमें से अगर पास कर रहा था तो ये मान लो एटम ऐसे है, ये हमें जो एटम दिखा उसमें से बहुत सारा एटम पास हो जा रहे थे। कुछ एटम जो है वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसका मतलब उसने कंक्लूजन ये निकाला कि उसके रास्ते में कोई एटम मिल रहा है, कोई एटम मिल रहा है, तभी उसे टकराया होगा तो अपना कुछ एंगल बना के डाइवर्ट हुआ होगा। तो मतलब कुछ ऐसे चीज वहां होंगे जो इससे टकराने के बाद वहां इलेक्ट्रॉन ही होगा, दूसरा कौन होगा। तो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं, वो पहले पता लगाया होगा, जो इस अल्फा पार्टिकल्स को जब वो टकरा रहा होगा तो उससे थीटा डिग्री का एंगल बना के तब जाकर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तीसरा कंक्लूजन ये निकाला उसने कि जो 180 डिग्री पे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स किस नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल होल्ड पॉजिटिव चार्ज। ये जैसे गया वैसे रिटर्न होके चला आया, इसका मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाया है और वैसे वापस आ गया है। तो ये बहुत से कम ऐसे लाइट उसको देखने को मिला। इसका मतलब उसने एक कंक्लूजन निकाला। तो लोगों तो मालूम तो था उससे पहले कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुआ करता है, चार्ज क्या है। तो उसने ये बोला कि जरूर यहाँ पर प्रोटॉन है जो इस पॉजिटिव को पॉजिटिव से क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन दे रहा है, तभी ये 180 डिग्री पर रिटर्न हो रहा, नहीं तो ये टकरा के भी एंगल बना के बाहर निकलता। लेकिन 180 डिग्री पे वापिस आने का मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव गया होगा और रिपल्सन किया होगा, और ये पूरा इसके पास में नहीं गया होगा, ये इसके पूरा पास में नहीं जा रहा था, ये पहले से ही वापस चला आ रहा था। बरोबर है क्या, ये कुछ डिस्टेंस से ही वापस चला आ रहा था, बिल्कुल क्लोज नहीं जा रहा था। बरोबर है क्या। तो गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव, ऐसा कुछ नहीं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो एक्सपेरिमेंट में उसने जो बेटर कंक्लूजन देगा उसको ले रहा था। ऐसा नहीं कि अल्युमिनियम का हम नहीं ले सकते, अल्युमिनियम का ले सकते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट बेटर चाहिए ना, लोगों को समय प्रूफ चाहिए था। तो प्रूफ के लिए गोल्ड फॉइल बेटर रिजल्ट दे रहा है, इसलिए गोल्ड को लिया उसने। ऐसा कोई उसका लॉजिक नहीं है कि गोल्ड को ही क्यों लिया। हम दूसरे एटम को भी ले सकते हैं, अभी हम आगे आएंगे उस पॉइंट पे। तो ध्यान देना इस चीज को, ये बिल्कुल इसके पास में नहीं जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो कुछ दूरी से ही हो जाके क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा तो कुछ दूर पे ही, जैसे यहां गया तो ये यहां गया और वहीं से रिटर्न हो गया,
बिल्कुल इसके क्लोज नहीं गया वो। क्लोज जाता तो टकराता, और टकराने के बाद क्या होता है, एंगल बना के निकल जाता वो। लेकिन उसने टकराया ही नहीं, कोलाइड ही नहीं हुआ है। ये कोलाइड हुआ है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और निगेटिव है ये, तब जाकर टकराया ऐसे, तब जाके एंगल बनाया है। लेकिन इसने टकराने ही नहीं दिया है, टकराता तब एंगल बनाता ना। यहां से कोई चीज ऐसे जा रहा है, मान लो तुम पेन को फेंकोगे, टकराएगा तब ना एंगल बनाएगा, वहां से निकलेगा। और हम फेंके और वापिस पहले से वापिस आ गया, वहां गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब यहां पॉजिटिव था और इधर से जब पॉजिटिव चला था तो इसके पहले से ही वो रिटर्न हो गया था, इसके पहले से ही वो रिटर्न हो गया था, पूरा इसके पास गया भी नहीं था। क्योंकि इस पॉजिटिव में और इस पॉजिटिव में जैसे जैसे इसके पास जा रहा था, रिपल्सन हो रहा था। जैसे यहां से चला था, चलते 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 गया गया गया, स्पीड में जा रहा था, ऐसे गया, स्पीड में जा रहा था, पूरा स्पीड में गया। अब जैसे उसके पास जा रहा है, प्लस के पास में जा रहा है, इसका स्पीड 0 हो गया, फिर ये वापस रिटर्न हो जा रहा था, लाइट ये वापस रिटर्न हो जा रहा था। तो ये बिल्कुल इसे टकरा भी नहीं रहा था। इसी को बोला जाता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, यानी उसके सबसे मिनिमम डिस्टेंस पर जा रहा था। दैट इज नोन एज क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच बोला जाता है इसको। समझ में आ गया? क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, मैं अभी केवल बता रहा हूं, अभी लिखवाऊंगा। मान लो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो यहां पर हमने गोल्ड के बदले कैल्शियम ले लिया, गोल्ड के बदले स्कैंडियम ले लिया, गोल्ड के बदले हमने एल्युमिनियम ले लिया, चलो 3 ही लेते हैं। तो हम मान लो हमने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, गोल्ड फॉइल को हटा दिया, हमने कैल्शियम का फॉइल लिया, हमने स्कैंडियम का फॉइल लिया, और हमने एल्युमिनियम का फॉइल लिया, और अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्डमेंट कराया। मुझे ये बताओ कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच यानी अल्फा पार्टिकल सबसे पास में किसके जाएगा? कैल्शियम का जाएगा, स्कैंडियम का जाएगा, या एल्युमिनियम का जाएगा? सबसे पास में किसके जाएगा? अल्फा पार्टिकल जब यहां से चलेगा तो किसके पास में सबसे ज्यादा जाएगा? क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच किसका है, यानी सबसे पास में कौन जाएगा? सबसे पास में कौन जाएगा? यहां हमने कैल्शियम ले लिया, यहां हमने स्कैंडियम ले लिया, और यहां हमने एल्युमिनियम ले लिया। यहां से अल्फा पार्टिकल चला, जाके रिटर्न हो गया, यहां से चला जाके रिटर्न हो गया, यहां से चला जाके रिटर्न हो गया। अब मुझे ये बताओ कि सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच यानी सबसे पास में किसके गया होगा? चलो आंसर आ गया है, राजवीर शाह, अमी, साहिल, अर्नी, नवी, एल्युमिनियम का। अब देखो करेक्ट आंसर एल्युमिनियम। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये है कैल्शियम, इसका मतलब इसके पास 20 प्रोटॉन होंगे ना। आज के टाइम तो हम जानते हैं ना कि 20 प्रोटॉन है, भले उस तब के टाइम में अभी हम एक क्वेश्चन बोल रहे थे। स्कैंडियम है 21 प्रोटॉन है स्कैंडियम के पास, और एल्युमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है। अब तुम इस बात से आइडिया लगा सकते हो कि गोल्ड क्यों लिया है। क्यों? क्योंकि जितना वो दूर से रिटर्न हो रहा था, तो इस चीज का ऑब्जर्वेशन उसको क्लियर मिल रहा होगा। गोल्ड का एटॉमिक नंबर बहुत होता है 79, बराबर है क्या? तो वो दूर से ही रिटर्न हो जा रहा होगा, उसको दूर से ही वापस कर रहा है, तो उसको ऑब्जर्वेशन में आसानी मिल रहा होगा। यहां हो गया 13 प्रोटॉन। अब जब ये पॉजिटिव आएगा तो ये प्लस होता है, तो ये प्लस और ये प्लस में रिपल्सन होगा। तो मुझे बताओ कि इस प्लस में और 20 प्लस में, यानी 20 में, इस प्लस में और 21 प्लस में, इस प्लस में और 13 प्लस में सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां होगा? स्कैंडियम में होगा। यानी ये
सबसे दूर से ही जाके रिटर्न हो जाएगा। ये थोड़ा कम रिपल्सन करेगा, तो ये इसके पास में जाएगा, इतना पास में जाएगा, ये बहुत दूर रहेगा, ये दूसरे नंबर पर रहेगा। यानी सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच एल्युमिनियम में है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्लोजेस्ट अप्रोच, एल्युमिनियम बोलोगे आप, देन आप बोलोगे कैल्शियम, देन बोलोगे स्कैंडियम। यानी अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा किसके पास गया है? तो सबसे पास किसके गया है? प्रोटॉन के। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन, सॉरी एल्युमिनियम के, क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन है, तो इनका रिपल्सन कम हुआ होगा, इसलिए उसको पास में आने दिया होगा, जबकि ये दूर से ही उसको रिटर्न कर दिया होगा। इसी को बोला जाता है डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ध्यान से सुनना, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो उसका डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा? ज्यादा मतलब ये उल्टा बोलते हैं हम, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब वो पास में आएगा। दैट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी जितना वो कम शक्तिशाली है, जितना कम पावरफुल है, उतना ही वो अल्फा रे उसके पास में आएगा। अब सोचो कि गोल्ड फॉइल क्यों लिया होगा, सोच सकते हो। गोल्ड फॉइल 79 होता है एटॉमिक नंबर, और 79 प्रोटॉन है वहां, तो दूर से, काफी दूर से रिटर्न हो गया होगा, तो उसको ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ होगा? आसानी हुआ होगा उस चीज को ऑब्जर्व करने में। और गोल्ड फॉइल का, गोल्ड का साइज भी ज्यादा है, तो जो एटम पास हुए होंगे उसको चीजें अच्छे से ऑब्जर्व हुआ होगा। दैट्स व्हाई ही विल टेक गोल्ड, मतलब उसने गोल्ड को चुना जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? ज्यादा है। तो 3 ऑब्जर्वेशन, 3 कंक्लूजन और एक क्लोजेस्ट अप्रोच, सबको समझ में आया? और रदरफोर्ड ने ही सबसे पहले न्यूक्लियस के नाम दिया, तब उसने आगे चल के कंक्लूजन के नाम पे उसने बताया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, जहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पूरा एटम का जो मास है वो सेंट्रलाइज है कहां? न्यूक्लियस में। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के नाम रदरफोर्ड ने ही दिया था। बराबर है क्या? तो हम अब चीजें लिखते हैं, तो लिख के 1 बाय 1 सारे चीजें हम देखते हैं कि उसने, और मतलब मेन हमने चीजें आपको बता दिया कि एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन था, क्या कंक्लूजन निकला, और इसने न्यूक्लियस के बारे में बताया। फिर इसने बताया कि जो एटम का मास है वो उसके न्यूक्लियस में, मेनली जो मास है वो न्यूक्लियस में सेंट्रलाइज है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर साइड है। उसने ये सब चीजें हमें एक्सपेरिमेंट में करके बताया। तो इसमें लिखो, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था, तो 1 बाय 1 पॉइंट लिखेंगे। ये कब की बात है? 1911 में। ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। टेक वेरी थिन फॉइल, गोल्ड फॉइल, जिसका थिकनेस अप्रॉक्स 100 नैनोमीटर था, 100 नैनोमीटर था। विथ
with a stream of high energy alpha particles। तो यहां पर हम बना देते हैं, यहां से अल्फा रे जा रहा है, इधर सोर्स ऑफ अल्फा रे होगा और दिस वन इज गोल्ड फॉइल अल्फा रे, और ये होगा हमारा गोल्ड फॉइल। ठीक है, एक हम और एक्सपेरिमेंट ऐसे लिख देंगे, ये हम ताकि समझ में हमें आए कि बहुत सारा कुछ एंगल बना के निकल रहे थे, थीटा डिग्री एंगल बना के निकल रहा था, और कुछ जो है यहां से वापस 180 डिग्री पे वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा था। ये यहां से इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम 2 और 4 होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सन हो रहा था। अब इसमें हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, क्या क्या ऑब्जर्व हुआ था। तो लिखो, रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट, पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा particles, approx 99% pass through the gold foil, the gold foil undeflected सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसने देखा, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, small fraction of alpha particles was deflected by a small angle, वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? वेट कर लो 2 मिनट। A few alpha particles, third point, a few alpha particles, 1 in 20,000, मतलब 20,000 में लगभग एक, बाउंस्ड बैक, reflected at 180 degree, reflected at 180 degree, रिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री। तो 3 ऑब्जर्वेशन हुआ इसका, गोल्ड फॉइल लिया और अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट कराया,
3 ऑब्जर्वेशन है तो हम 3 कंक्लूजन भी निकालेंगे इसका। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है? सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा particles pass through while undeflected, it indicate most of the space in atom is empty. Most of the space is empty. Most of the space is empty in an atom. In an atom. Second conclusion, a few positive charge positively charge alpha particles were deflected this deflected must be due to must be due to enormous repulsion force.
तो 3 ऑब्जर्वेशन है और 3 कंक्लूजन है। जेडनेस ये जो एक्सपेरिमेंट था अब ग्लो कर रहा था, तो ये सब लाइट वहां से निकला, पास हो रहा है, बहुत छोटे छोटे चीजों से देखा गया होगा। ये टेक्नोलॉजी बहुत अलग होगा कि छोटे छोटे वहां से लाइट निकल रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करना। मतलब ऐसा नहीं कि जेडनेस लगा देने से हमें मालूम चल जाएगा कि कितना पड़े। जेडनेस तो लगाने समय समझ में आता है कि ग्लो हो रहा है, मतलब वहां से लाइट जो दिख नहीं रहा है तो वहां जब टकरा रहा होगा तब ग्लो करता होगा। तो ये तो लाइट हमें दिख रहा था अल्फा रे, तो वहां पर जेडनेस लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो 3 ऑब्जर्वेशन और 3 कंक्लूजन, इसको मैं डस्टिंग कर दूं। अब यहां पर मैं लिखूंगा डिस्टेंस क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। इसका मीनिंग क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल्स जो मिनिमम डिस्टेंस तक यानी मैक्सिमम डिस्टेंस तक न्यूक्लियस के पास गया है। The distance between alpha particle and proton is known as closest distance approach। किसके पास सबसे मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच होगा? तो हमने जो क्वेश्चन कराया था वो फिर से लिख दे रहा हूं मैं। जिंक, कैल्शियम, एल्युमिनियम, स्कैंडियम, फोर्थ जिंक, तो मिनिमम इसके पास होगा और मैक्सिमम इसी के पास होगा। तो मिनिमम हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा एल्युमिनियम का। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्रोटॉन, जितना कम प्रोटॉन होगा उतना ही वो पास में आएगा। लेस प्रोटॉन यानी जेड जितना कम होगा उतना ही मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच होगा। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? अप्रोच होगा, और उतना ही उसके पास में आएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच तभी उसके पास में आएगा। तो 3 ऑब्जर्वेशन और 3 कंक्लूजन। बहुत सारा पार्ट क्या था? खाली था, जहां निकल के जा रहा था इसका मतलब उससे कोलिजन हो रहा था। कोलिजन होने का मतलब उस पर अपोजिट चार्ज हुआ होगा और उससे कोलाइड हुआ होगा। नहीं तो अगर नहीं कोलाइड होता तो पहले से क्या हो जाता? रिटर्न हो जाता, हो न्यूक्लियस की तरह रिटर्न हो जाता। अब ये पहले से ही रिटर्न हो गया था, कुछ दूरी पे ही जाकर रिटर्न हो गया था, 180 डिग्री का एंगल बनाकर रिटर्न हो गया था। लेकिन टकराने के पहले ही, जब ये टकराने वाला ही था तब तो उससे पहले रिटर्न हो गया था, तभी क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच का कॉन्सेप्ट आया है। तो 3 ऑब्जर्वेशन और 3 कंक्लूजन। और सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस के नाम दिया, जिसके अंदर उसने बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस का उसने वॉल्यूम निकाल के दिया। और वॉल्यूम हमें पूछा जाता है कि रदरफोर्ड में न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होता था? 10⁻⁻15 मीटर। अब हम कुछ इस एक्सपेरिमेंट का मेन पॉइंट हम लिख रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें मेन क्या क्या पॉइंट मिला। तो मेन या ऐसे लिख लो, की पॉइंट ऑफ दैट मॉडल, की पॉइंट ऑफ दैट मॉडल, की पॉइंट ऑफ दैट मॉडल।
हम इस मॉडल में कुछ क्या क्या हमें मेन चीजें मिले। तो पहला हम लिखेंगे साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 टू पावर, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस is 10 to power minus 15 meter, which is 10 to power 5 times smaller than size of atom। साइज ऑफ एटम लगभग कितना था 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। तो ये एक रेशियो में बताया गया कि जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 टू पावर 5 आएगा। एक और कंक्लूजन बताया क्या, मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज and all positive charge, most of the mass and all positive charge of an atom is concentrated in a very small region, in a very small region, in a very small region, in a very small region called nucleus। यानी सबसे पहला नाम रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस का नाम दिया था और उसने बोला था कि जो मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक सेंटर में सेंट्रलाइज्ड है, एटम के सेंटर में हो और वो बहुत स्मॉल रीजन में है, जिसने उसने नाम दिया न्यूक्लियस। नेक्स्ट उसने बताया कि जो द पॉजिटिव चार्ज on the nucleus is due to proton, उसने ये चीजें बताया क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। उसने ये बताया कि जो मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में सेंट्रलाइज्ड है और उस सेंटर का नाम दिया न्यूक्लियस। यानी सबसे पहले न्यूक्लियस जो नाम दिया और रदरफोर्ड ने ही बताया कि न्यूक्लियस नाम का कोई चीज भी होता है और उसमें क्या रहता है, मास है, मास वहीं कंसंट्रेटेड है, बाकी जगह हम मास कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत सारा जगह क्या एम्प्टी है, हम उसको मास में नहीं लेंगे। तो जो मेन मास है वो मास जो हमारा वो सेंटर में ही सेंट्रलाइज्ड है और उसने ही इसको न्यूक्लियस का नाम दिया, जिसका साइज जो है वो एटम के साइज का 10 टू पावर 5 टाइम्स कम है, स्मॉल है। और उसने बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो है यानी प्रोटॉन वो न्यूक्लियस में ही रहता है, बाहर नहीं है। यानी जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था वो गलत बता रहा था, ये बोला कि ये जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट सही नहीं है। फिर उसने बोला न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियस मैक्सिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं होगा, मिनिमम होगा, सबसे पास में आ रहा है, हम इसके पास में आए तो दिस वन इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच।
न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन which move around the nucleus, around the nucleus with a very high speed, with a very high speed, with a very high speed in a circular path, in a circular path called orbit, called orbit, called orbit. Thus Rutherford model of atom resembles the solar system, resemble the solar system, in which the nucleus play the role of sun, and electrons play the role of revolving planets, and electron play the role of planets. यानी रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में जो मेन चीजें बताया वो यही बताया क्या बताया? सबसे पहले न्यूक्लियस के नाम इसी ने दिया था। उसने बोला था न्यूक्लियस में ही जो एटम होता है उसका मास न्यूक्लियस में ही सेंट्रलाइज होता है, और ये जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के वॉल्यूम के यानी साइज के 10⁵ टाइम्स कम होता है, और जो मास होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यहीं पर सेंट्रलाइज होता है। पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन, जो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे ये प्रोटॉन के वजह से होता है। उसके बाद उसने नाम दिया जैसे सोलर सिस्टम के जैसा होता है उसी तरह से इसने नाम दिया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अपने पाथ पे घूम रहे हैं सोलर सिस्टम के जैसा। यानी सबसे पहले इसी ने ऑर्बिट का नाम दिया था, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस जो है फर्दर और भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, इतना ही पे नहीं समझ उसको सारे कंक्लूजन लिया होगा। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन which move around the nucleus with very high speed। जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने अपने पाथ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होंगे इन ए सर्कुलर पाथ, हालांकि बाद में हम इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, इज कॉल्ड ऑर्बिट। यानी सबसे पहले नाम ऑर्बिट का जे थॉमसन ने दिया था, यानी ऑर्बिट का नाम देना, न्यूक्लियस का नाम देना, ये जे थॉमसन का ही क्रेडिट जाता है। Thus Rutherford model of atom resemble solar system, उसने सोलर सिस्टम के जैसा बोल दिया। In which nucleus play the role of sun, जो न्यूक्लियस बीच में सन के जैसा है, and electron play the role of planets, और इलेक्ट्रॉन प्लैनेट्स के जैसा उसने बता दिया। आगे अभी बताते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, ठीक है। ये लिख लिया आपने, तो ये 4 पॉइंट हुआ हमारा। तो ऑर्बिट के बारे में जानकारी किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। न्यूक्लियस के बारे में जानकारी रदरफोर्ड ने दिया। उसने बोला एटम का जो मेन मास है वो उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, और न्यूक्लियस में केवल पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन के वजह से है,
न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं था उस समय, तो लोगों को मालूम चल गया था कि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। नेक्स्ट जो था उसका पॉइंट वो ये था, फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर होल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर होल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इस पॉजिटिव में और इस निगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। नेक्स्ट उसने ये बोला कि टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ऑन द न्यूक्लियस, ऑन द न्यूक्लियस। एज ए रिजल्ट, एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो ये तो बात उसने भी बताया था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। एटम क्या होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होगा, तो हमें एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। खाली जगह था, तो हमने पहले ही बोला था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइज ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। Centrifugal force is arise due to high speed of an electron balance the Coulombic force of attraction, Coulombic force of attraction। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो, तो दो चीज हमें बस एक्सप्लेन यहां कर रहा हूं, इसके बाद सेशन को एंड कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा ये मॉडल लगभग हो जाएगा। तो मैं दो चीजें इसमें मेन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाकी चीज तो आप जानते हो, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। तो ध्यान से सुनो, पहले किसी को डाउट है क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच में, तो उसको पहले मैं बता दे रहा हूं, उनको मिनिमम और मैक्सिमम में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान लो हमने लिया एल्युमिनियम, ठीक है, तो एल्युमिनियम जब हमने लिया तो यहां 13 प्रोटॉन होंगे। अगर हमने लिया क्या, मान लो स्कैंडियम लिया हमने, तो यहां पर 21 प्रोटॉन होंगे। मान लो हमने जिंक लिया, ठीक है, हम 3 ही ले रहे हैं, जिंक लिए हमने, तो 30 प्रोटॉन होंगे। अब जब अल्फा ये पॉजिटिव होगा
जब पॉजिटिव पार्टिकल्स इधर से चला होगा, जब पॉजिटिव पार्टिकल्स इधर से चला होगा तो ये इसके मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर किया होगा, यहां तक आया होगा, तब जाके रिटर्न हुआ होगा। ये डिस्टेंस जो है वो हम बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, सबसे पास में आया है। सही बोल रहा हूं, सबसे पास में है, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे मिनिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, सॉरी हम बोलेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी ये मैक्सिमम डिस्टेंस को तय किया है। एक डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब ये हो गया डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कहने का मतलब ये सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस तय किया है। अगर ये जाएगा तो बहुत दूर से ही रिटर्न हो जाएगा, यानी इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस तय नहीं किया इसने, और ये अगर जाएगा तो बहुत दूर से यहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस का मत समझना कि ये मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम का मतलब हुआ है कि ये सबसे पास में कौन गया है, क्लोज कौन गया है, क्लोज। तो यहां मैक्सिमम से मतलब है क्लोज टू ईच अदर, यानी इनके बीच में सबसे डिस्टेंस कम कहां है, क्लोज डिस्टेंस कहां है। इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, देन स्कैंडियम, देन जिंक। जितना वो जेड कम होगा उतना ही इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, यानी क्लोज होगा, यानी वो क्या होगा, क्लोज होगा। अब एक चीज ध्यान देना, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ पे घूम रहा है, तो घूमते 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 इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी चीज अगर घूमता है तो उसमें एनर्जी लॉस होता है, तो घूमते घूमते उसको गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये गिरता नहीं है। ऐसा क्यों? तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब कोई चीज अगर मान लो तुम रोप से बांध के ऐसे घुमाओगे तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर छोड़ो तो बाहर भाग जाता है। तो इसके बाहरी साइड एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक अंदर साइड फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल बोलो या कूलम्बिक बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो। तो हम तीनों नाम से जानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स, यानी प्लस और माइनस के बीच में कूलम्बिक फोर्स, या हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, या हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां दो फोर्स काम कर रहा है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ का तो नाम ये है, और बाहर की तरफ जो लगता है वो लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सोलर सिस्टम में भी ऐसा ही चलता है। और जब तक ये बैलेंस रहेगा तब तक अपने पाथ पे क्या रहेगा, घूमता रहेगा। अदरवाइज जब ये डिसबैलेंस हो जाएगा, या कोई चीज रोप बांध के घुमाओ, जैसे ही डिसबैलेंस होगा वो रोप रस्सी गिरने लगेगा नीचे। तो जब तक ये दोनों बैलेंस है तब तक ये घूमता रहेगा, ठीक है। तो यहां हमें डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल सबको मीनिंग क्लियर हो गया। तो हमने आज दो मॉडल के बारे में आपको टीच किया। पहला जे थॉमसन मॉडल, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, और एक रदरफोर्ड मॉडल बोलते हैं। जे थॉमसन में दो खास बात था, एटम स्फेरिकल था और न्यूट्रल था, बाकी सब गलत था। अब हम रदरफोर्ड में
3 ऑब्जर्वेशन और 3 कंक्लूजन। मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी था, पॉजिटिव सेंटर में थे, प्रोटॉन वहां से वो डिस्टेंस रिफ्लेक्ट हो जा रहा था 180 डिग्री पे, इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ पर रिवॉल्व करता है जिसको हम ऑर्बिट नाम देते हैं, सोलर सिस्टम के जैसा। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, दोनों जब तक बैलेंस है तब तक इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ पे घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड के वजह से ये दोनों फोर्स, ये वाला फोर्स आपको मिलता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्पीड इसके अंदर होने से, तो हम बोर में स्पीड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। प्रोटॉन जो है वो बीच सेंटर में लाई करता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ पे घूमता है, सर्कुलर पाथ पे घूमता है जिसको हम ऑर्बिट नाम देते हैं। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया, ऑर्बिट का नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम दिया, कूलम्बिक फोर्स का नाम दिया, बरोबर है। मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच का नाम दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो नहीं बोल सकते। अब ऐसे सोचो, कोई चीज स्टोन बांध के तुम उसको रस्सी से घुमाओ ऐसे, तो मान लो तुम घुमाते हो, एक स्टोन बांध लो ऐसे, एक रोप से स्टोन को बांध लो ऐसे और उसको घुमाओ, तो जो रोप है वो एक अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, टेंशन। रोप जो है वो एक अंदर की तरफ से फोर्स लगाएगा, और जब इस बॉडी में स्पीड है तो एक बाहर की तरफ लगेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल बोल, उसको सूडो बोल सकते हैं, लेकिन वो बाहर स्पीड के वजह से वो क्रिएट हो जाता है, वो दिख नहीं रहा है, स्पीड के वजह से क्रिएट होता है, तो सूडो बोल सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम। तो जो ये टेंशन रोप के वजह से लगता है वो अंदर, यानी उसको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं, और जो बाहर लगता है स्पीड के वजह से उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो ये ज्यादा सर्कुलर पाथ वाला जो चलता है उसमें लगता है। तो जब आप सर्कुलर पाथ पढ़ोगे तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो नाम आते हैं, एक रोप की वजह से अंदर खींचा जाता है और एक बाहर छोड़ोगे तो बाहर भागता है वो। तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, किसी को कहीं डाउट है? हैव यू एनी डाउट, एनी स्टूडेंट? अच्छा, पढ़े क्या? अच्छा बात है।